हेलो एवरीवन। तो एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर के लिए आपका नया जीएस मॉक टेस्ट है। ये आपका छठवां मॉक टेस्ट है। अब तक आप 5 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, बिल्कुल ही आपके एग्ज़ाम पैटर्न के मुताबिक, और सभी प्रश्न अति संभावित यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा जाता है। सभी प्रश्नों का चयन बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि जो लोग ये टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं एग्ज़ाम में उनको डायरेक्ट प्रश्न मिल सकें। और यकीन मानिए कि ऐसा टेस्ट आपको ना तो किसी टेस्ट सीरीज में मिलेगा और ना ही किसी अन्य चैनल पर इतने कम समय में आपको इतने महत्वपूर्ण मटेरियल को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का मॉक टेस्ट नंबर 6 होगा और सभी प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स बिगेन। पहला क्वेश्चन बताइए कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ग्रीन मफलर मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। बताइए कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। और अगर आपने गेस किया है यहाँ पर विकल्प सी, तो दोस्तों बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। एग्जैक्टली ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को देखेंगे ना तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर सड़क है, सड़क के बाद यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये बिल्डिंगें हैं, उनके बीच में भी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो क्या करते हैं ये पेड़ पौधे, देखो ये जो पेड़ पौधे हैं ना ये ध्वनि के अवशोषक होते हैं। इससे गाड़ियों के द्वारा जो शोरगुल होता है वो शोरगुल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि शांति जो है वो बनी रहती है। ध्वनि प्रदूषण को ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो क्योंकि यह एक मफलर का काम करते हैं, मफलर का काम करते हैं मतलब अवशोषक के रूप में, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है ग्रीन मफलर। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रीन मफलर का संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। 1992 में क्या हुआ था, आपको याद होगा ना। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, जी हाँ बिल्कुल सही। और ये जो आपका भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था ये कब आया था? 1972 में। और इसके एक साल के बाद यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल रटते रहिए और आपकी जो थ्योरी की क्लास चलती है एक भी क्लास आप मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी के संबंध में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा एक कथन सही है। एक कथन ही केवल यहाँ पर सही है, बाकी सारे कथन यहाँ पर गलत हैं। हालांकि मैं आपको बताऊँगा कि क्या गलती है। ठीक है, तो नील नदी के बारे में सब कुछ आप जान जाएंगे। नील नदी के संबंध में पहला है कि नील नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों नील नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी बता रहे हैं, जो कि गलत है। यह खुद दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी होती तो ये सही होता, अदरवाइज ये गलत है। तो कौन सा एक कथन सही है ये बताना है ना, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, यह पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, नदी का अधिकांश भाग सूडान में बहता है। तो सूडान में नहीं बहता, बल्कि ये कहाँ पर बहता है? मिस्र में बहता है। तो ये भी आपका गलत है। अब सही तो बस एक ही बचा, तो यही होगा आपका सही। पहले सही लगा लेते हैं। यह नदी विक्टोरिया झील युगांडा के पास से शुरू होती है और भूमध्य सागर मिस्र में जाकर मिलती है। ये कथन आपका सही है। तो मैंने आपको बताया था ए, बी और सी तीनों गलत हैं। तो सही क्या है कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये बिल्कुल सत्य है। पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, मतलब ये दक्षिण हो गया तो ये ऊपर की ओर जाती है, नॉर्थ की ओर। ठीक है, और अधिकांश भाग मिस्र में बहता है। इसके बेसिन में युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान, इथियोपिया और मिस्र जैसे देश शामिल होते हैं। बेसिन समझ रहे होंगे ना, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें युगांडा आता है, सूडान, दक्षिण सूडान, इथियोपिया और मिस्र जैसे देश शामिल होते हैं। यह नदी विक्टोरिया झील युगांडा के पास से शुरू होती है और भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये दो नदियों का एक समूह है। ठीक है, एक इसमें है वाइट नील, दूसरी है ब्लू नील या नाइल।
तो दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको कि जो सफ़ेद नील नदी है यह विक्टोरिया झील से निकलती है और जो नीली नील है यह इथियोपिया से आती है और दोनों क्रमशः कहाँ पर मिलते हैं, सूडान में आके मिलते हैं। सूडान के बाद आपकी नील नदी स्टार्ट होती है जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी बन जाती है। यह पूर्वी सहारा क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख जीवन रेखा है और ध्यान दीजिएगा कि अलेक्जेंड्रिया, काहिरा मिस्र और खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, नदी के किनारे महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि बसे हुए हैं और सूडान के खार्तूम में सफ़ेद नील और नीली नील आपस में मिल जाते हैं और नील नदी का निर्माण होता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखो, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ उत्तर आपको पता है तो आप यहाँ पर जो भी आप समझ पा रहे हैं 4 का ABCD, तो 4 लिखिए, आगे डैश लगा के आप उत्तर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, तथ्य आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इतनी सी बात मानिए आप। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब आपको बताना होगा कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या है। A कावारत्ती, B अमिनी, C अगाती या फिर D मिनिकॉय। और अगर आपने यहाँ पर उत्तर लिखा है 4D तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। मिनिकॉय यह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और मिनिकॉय का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो यह 4.801 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा है। मिनिकॉय अपनी अनूठी मालदीवी संस्कृति और भाषा के लिए जाना जाता है जो कि लक्षद्वीप के बाकी हिस्सों से अलग है। नेक्स्ट है आपका, पहला खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों 2025 में ये पहला खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार है जो कि दिया गया है किसको? राजेंद्र सिंह जी को? जी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? नहीं, इन्होंने तो प्रदान किया है, इनके द्वारा ही दिया गया है। किसको दिया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को? नहीं, दिया गया है नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनले को। अब इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने नाइजीरिया जो कि एक बहुत गरीब देश है, वहाँ पर जो भुखमरी फैली है उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनले को 7 अगस्त को पहले खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार को प्रदान किया है। इसमें उनको कितना पैसा मिला है? तो 25,000 अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं और एक पदक दिया गया है। अब दोस्तों याद रखना कि नॉर्मन ई बोरलाग को 2005 में, तब हमारे जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? जी हाँ दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी थे और इन्होंने ही नई दिल्ली में राष्ट्रपति कलाम द्वारा कृषि में नेतृत्व के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया था। तो पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2005 में दिया गया था नॉर्मन ई बोरलाग को, और अब जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है पहला खाद्य और शांति के लिए ये दिया जा रहा है किसको? नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनले को। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है ये आपको बताना है दोस्तों, और इसका उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आप समझ रहे होंगे, सेवा क्षेत्र से ही हमें सबसे ज़्यादा आय आजकल हो रही है। तो विकल्प A आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, 4 से 8 अगस्त 2025 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में आए थे, अगस्त का महीना अभी चल भी रहा है, तो आप बताइए कि क्या नाम था? जैक डॉसन, फर्डिनेंड R मार्कोस जूनियर, लुइस अर्नेटा मार्कोस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हिंट देता हूँ कि हाल ही में वो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं और फिर ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। जी हाँ, फर्डिनेंड जूनियर। ये विकल्प B आपका जो है यही आपका दोस्तों उत्तर है, ठीक है। विकल्प 2 फर्डिनेंड R मार्कोस जूनियर। नेक्स्ट है, 2025 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में किस देश ने समग्र रूप से उच्चतम रैंक हासिल की है?
प्रश्न क्या है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में किस देश ने समग्र रूप से उच्चतम रैंक, अब यहाँ पर प्रथम नहीं पूछा गया है, उच्चतम, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स 1 है, 2 है और 3 है, ये तीनों के तीनों खाली हैं और ये देश आ गया चौथे स्थान पर। कौन सा देश है? दुनिया का गौशाला कहा जाता है डेनमार्क को। डेनमार्क है आपके चौथे स्थान पर और भारत 5वें पर नहीं है, 6वें पर नहीं है, 7वें पर नहीं है, 8वें पर नहीं है, 9वें पर नहीं है, लेकिन 10वें पर आता है भारत। तो टॉप 10 में भारत है, ये हमारे लिए भी उपलब्धि है। फिलहाल यहाँ पर चौथे स्थान पर, और फिलहाल चौथा स्थान से ही शुरू होता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि 1, 2, 3 स्थान को हासिल कर पाया हो, इसीलिए इसको रिक्त रखा जाता है बहुत सालों से। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि भारत 10वें स्थान पर है और ये जो आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक है 2025 के लिए इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका 2025 में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए राष्ट्रीय थीम क्या थी? देखो बहुत सारे लोग इसे ना 69 पढ़ लेंगे, ये 79 है, 79 के बाद क्या आता है? 80 आता है। ठीक है, तो भारत का जो 79वां स्वतंत्रता दिवस था, राष्ट्रीय थीम थी नया भारत। ये विकल्प ए आपका करेक्ट है। 1947 का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए ये थीम तय की गई है, नाम है नया भारत। ठीक है, यह थीम देश की समृद्धि, सुरक्षा और आत्मविश्वास की आकांक्षाओं को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में ग्लेशियर संरक्षण निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? आपको पता है ना कि अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित एकमात्र ग्लेशियर भी पिघल गया था और ग्लेशियर जो हैं वो बहुत तेज़ी से दुनिया में पिघल रहे हैं। वेनेजुएला में तो ग्लेशियर्स सारे के सारे ख़त्म हो गए, 3 ग्लेशियर थे, तीनों के तीनों ख़त्म हो गए। तो ग्लेशियर संरक्षण ये मुख्य विषय हो गया है और ये थीम किसकी है? विश्व जल दिवस की, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, पर्यावरण दिवस की या फिर विश्व पृथ्वी दिवस की? तो उत्तर दोस्तों विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो कि होता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। आपको मैंने बताया था कि 22 तारीख या मार्च की हो या फिर अप्रैल की हो या फिर मई की हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कारण देखो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो जल बरसेगा कहाँ पर? जल बरसेगा कहाँ पर? पानी बरसेगा पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जब पानी बरसेगा तो क्या पैदा होगा? जैव विविधता हो जाएगी। इसको ऐसे आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताओ कि विश्व पृथ्वी दिवस, अभी मैंने बताया था ना ये मनाया गया था आपका 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें, ग्रह बनाम प्लास्टिक, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सही जवाब इसका विकल्प सी है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। यह विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के संदर्भ में क्या क्या सत्य है? यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 में से कौन कौन सा सत्य है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 5 जून को, ये तो आपका सही हो गया। 2025 में इस दिवस की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की है, ये भी आपका जी हाँ सही हो गया। थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों आपके सही हैं और तीनों विकल्प दिए गए हैं डी में, तो डी हमारा उत्तर है। नेक्स्ट है आपका, बताइए वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये कब होता है? ये होता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को। ठीक है, इसकी थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना। ठीक है, तो बताना है आपको कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रमशः मैंने आपको बताया था हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, ये 2025 की थीम है। इसके पहले 2024 की थीम क्या थी बताओ? 2024 की थीम थी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है, इसके बाद है आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, ये थीम इसके पहले थी 2023 में, और 2022 की ये थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किन 2 देशों के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं? आप जानते हैं दोस्तों ना कि दुनिया में कितने देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं? परमाणु संपन्न देशों की संख्या कितनी है?
कितनी है बताओ बताओ बताओ। ये 9 है, याद रखना। 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो इनमें से 90% से अधिक परमाणु हथियार 9 देशों में 2 ही देश ऐसे हैं जो सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, और ये देश आप जानते हैं अमेरिका और रूस हैं। विकल्प बी आपका जो है ये करेक्ट है। अब दोस्तों कौन कौन से 9 देश हैं? तो इनमें से अमेरिका तो आप जानते हैं, रूस को जानते हैं, चीन को जानते हैं, फ्रांस भी है, यूनाइटेड किंगडम के पास भी है, पाकिस्तान भी लेके बैठा है, भारत के पास है, इजराइल के पास है और उत्तर कोरिया के पास है। इनमें से 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के तहत परमाणु हथियार राज्य माने जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के तहत परमाणु हथियार राज्य कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। आपका अगला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले ये लिस्ट देखते हैं कि देशों के पास परमाणु हथियार कितने हैं 2020-21 के लिए है। तो भारत के पास फिलहाल लेटेस्ट डेटा है कि 156 है, रूस के पास 6255, फ्रांस के पास 290, अमेरिका के पास 5550, मतलब सबसे ज़्यादा तो रूस ही लेके बैठा है। ठीक है, और पाकिस्तान के पास कितने हैं? 165। भारत के पास कितने हैं? 156, हमसे ज़्यादा बना के बैठा है पाकिस्तान। इजराइल के पास 90, चीन के पास 350। ठीक है, और हमले के लिए तैयार हथियार कितने हैं? तो भाई साहब 3 ही देश हैं जिनके पास ये जानकारी है कि ये हमले के लिए तैयार हैं, बाकी तो बना के रखे हैं। ठीक है, और ये सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? मैं आपको हिंट देता हूँ, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी होगी ग्लासगो में। अब आपको ये बताना है कि ग्लासगो जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है क्या? नहीं। इंग्लैंड में है क्या? नहीं। कनाडा में होगा? नहीं। ये है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 होंगे। पहले इन्हें ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई साहब मेरा बजट है नहीं, मैं करवा पाऊँगा नहीं, तो अब स्कॉटलैंड इसे आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये स्कॉटलैंड में कब से कब तक होगा? तो ये 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक खेला जाएगा। फाइनल 2 अगस्त को होगा 2026 में। बताओ कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर होंगे? अगले साल ये भी होने हैं फीफा विश्व कप 2026। तो आपको पता है ना ये कहाँ पर होंगे? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होंगे। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये 2026 में कब से कब तक होंगे? तो 19 जुलाई को फाइनल होगा, 11 जून से ये स्टार्ट होंगे। पहली बार इसमें 48 देश पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक कितने होते थे? 32 होते थे, लेकिन अब कितने हो रहे हैं? 48। ठीक है, गुप्त प्रशासन में कौन सा पदाधिकारी शांति और युद्ध के मामलों के लिए जिम्मेदार था? गुप्त प्रशासन में ये सभी जो अधिकारियों के नाम है, सभी गुप्त प्रशासन के ही अधिकारी हैं। आपको बताना है, पहचानना है कि शांति और युद्ध के लिए तो विषयपति, संधि विग्राहिक, महाप्रतिहार, महादंडनायक। सही जवाब इसका शांति और युद्ध के लिए संधि विग्रहिक था। तो विकल्प बी हमारा जो है ये हमारा उत्तर है। बात करते हैं विषयपति, महाप्रतिहार और महादंडनायक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो विषयपति होता था गुप्त प्रशासन में, वो एक ज़िले का प्रमुख था। डीएम जैसी स्थिति थी विषयपति की। वह अपने ज़िले में राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। महाप्रतिहार गुप्त प्रशासन में जो महल होते थे, महल में राजा की सुरक्षा, रानियों की सुरक्षा और महल की सुरक्षा के लिए जो रखे जाते थे ना दरबारी, क्या दरबारी कहते थे ना उसे, तो उनका यानी जो पहरेदार होते थे उनका जो है प्रमुख होता था महाप्रतिहार। और महादंडनायक ये हमारा जो है ना सबसे बड़ा जज होता था, मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था महादंडनायक, बड़ा दंड देता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? गंगा घाटी को मानते हैं क्या? उत्तर पश्चिमी भारतीय घाटी को भी नहीं मानते। भारत का उत्तरी पूर्वी भाग तो बिल्कुल नहीं है। सही जवाब है विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग। ये इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग मानते हैं विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग। तो दोस्तों ध्यान देना कि विंध्य पर्वत श्रृंखला का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे अक्सर प्राचीन ग्रंथों में भारत में प्रारंभिक बस्तियों की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश पर विचार करें, जो कथन गलत है उसे बताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पल्लव वंश, अगर आप समझना चाहते हैं ना तो ये प्रश्न आपको काफ़ी जानकारी दे रहा है। पहला तो ये था कि जो कथन गलत है वो बताना है, तो सही सही क्या है देख लेते हैं। पल्लव दक्षिण भारत का एक राजवंश था, ये तो करेक्ट है। तमिल पल्लवों द्वारा शिलालेखों और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा थी।
अभी इसको थोड़ा छोड़ते हैं, आगे आपको बताता हूँ सही है या गलत। महाबलीपुरम के शैलकृत मंदिर पल्लवों ने बनवाए थे, करेक्ट है। और इस राजवंश का शासन वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और कर्नाटक तक था, ये भी सही है। तो अगर हमारा जो विकल्प है बी, इस पर हमने विचार नहीं किया था तो यही गलत होगा। अब तमिल पल्लवों द्वारा शिलालेखों और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा थी। तो आधिकारिक भाषा दोस्तों इनकी तमिल नहीं थी, बल्कि यह संस्कृत थी। जो हमारे पल्लव थे ना, वो संस्कृत में सारा काम करते थे, ना कि तमिल में करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? पार्लियामेंट सुधार 1909 में किया गया क्या? नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया क्या? हाँ, ये सही है आपका। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर उत्तर है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसी के द्वारा भारत परिषद दैट इज इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने अब ये 1935 का मामला है ना, तो अगली साल ही विरोध हो गया था 1936 में, और तब जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लखनऊ का जो 1936 में अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था, विरोध किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है। बताना है आपको कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। किसने कहा था इसे? जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा था? लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, कब? 1936 में, तभी कहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आपका आज का मॉक टेस्ट। प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम बने रखी है, कारण ये था कि आज समय अभाव था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा मॉक टेस्ट 30 प्रश्नों का करवाता हूँ। तो अब के जो 8 प्रश्न है ना, ये मैं अगले मॉक टेस्ट में पूरा करवा दूंगा। आप चिंता मत करो कि प्रश्न कम हो गए तो कैसे होंगे, मैं सारे प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। थियरी की क्लासेज आती हैं दोस्तों, उसको भी आप देखते रहा करो। करंट अफेयर के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि करंट अफेयर लास्ट मिनट में बिल्कुल मत पढ़ना, अभी से पढ़ते रहो। इस पर आपकी एक तो क्लास होती है 15 मिनट की बूस्टर, उसको देखो, और जो साल की पहली छमाही है जनवरी से जून तक, इसकी PDF ले लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको प्रतिदिन टाइम दो, पढ़ो। ठीक है, और मैं आपकी सफलता के लिए कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सफल होकर पत्र ज़रूर लिखें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो।